तो चले बेटा आज का लास्ट का टॉपिक रहता है बोल्स मॉडल में, दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ एन एटम। क्लास 11 में आपने पहली बार रिकॉइलिंग का केस पढ़ा होगा, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। आप मोमेंटम कंजर्व करते थे, याद है कि नहीं? दैट वाज कॉल्ड एज रिकॉइलिंग, है कि? देखो बेटा, जब डीएक्साइटेशंस होती है, जब ट्रांजिशंस होते हैं, एक एटम फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट वापस आने की कोशिश करता है टू द ग्राउंड स्टेट, व्हाट हैपेंस बेटा? You already know that when the transition takes place from higher reaches, say this is N2, this is N1, when the transition takes place from higher reaches to lower reaches, what happens? Energy is given out in the form of photon, h nu. और मुझे क्या? Photon, what is photon? It is the packet of light. कुछ तो हम चीज रहा नहीं, पर एक हिसाब से गोली बाहर। तो obvious सी बात है, एटम जो है वो सोचिए एमसी क्या करता है? शेक, दर लगा, टच बना, रिकॉइलिंग ऑफ एन एटम। यानी कि जो हमने पढ़ा था कल, ऐसे बना इट इज इक्वल टू, हमने बोला यहां पर एनर्जी ज्यादा है, यहां पर एनर्जी कम है, हमने बोला E2 माइनस E1, ये बना कितना? तो वो किसके बराबर? चेंज इन एनर्जी, यही बोला कि नहीं? मगर रियलिटी में जो ये एनर्जी थी बेटा, हमने क्या बोला? चेंज इन एनर्जी किसके बराबर है? h न्यू, होना कितना? मगर रियलिटी अगर देखा जाए, ये इट इज नॉट ओनली h न्यू, इट्स नॉट ओनली h, इट्स नॉट दैट जितना भी ट्रांजिशन हो गया है वो सारे ट्रांजिशन को फोटोन बन गया है, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कुछ एनर्जी लगती है इसी एटम को रिकॉइल करने में, और वो एनर्जी जो है वो कैसे मिलेगी इसको? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। क्या क्लियर था? कितना एटम्स क्या उस मास, एटम की वेलोसिटी से गई, यानी कि जो एनर्जी का फर्क है वो दो चीजों में बढ़ जाता है। एक चीज फोटोन एक निकलता है बाहर, ऑब्वियसली वो फोटोन बाहर निकलता, लेकिन दूसरी चीज क्या? बात समझ रहे हो कि नहीं? दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज द रिकॉइल एनर्जी। क्या है जबान? दिस इज द रिकॉइल एनर्जी ऑफ द रिकॉइल एनर्जी ऑफ द। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं? अब फोटोन जब बाहर निकलता है उसका कुछ मोमेंटम भी होगा, होगा कि नहीं? तो आप देख सकते हैं बेटा, या रिकॉइल एनर्जी ऑफ एन एटम ना हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो ये क्या गई? p स्क्वायर बाय 2l। p स्क्वायर मोमेंटम क्या होगा उस एटम का, डिवाइड बाय ट्वाइस द मास होता है। तो ये करोगे। अच्छा, जो ये h न्यू है बेटा, h न्यू इतना ये mc स्क्वायर, अच्छा कितना? तो मुझे बताओ, अगर मैं h न्यू बाय c कर दूं, देता है mc, मास इनटू वेलोसिटी गुना मोमेंटम, मगर मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट गुना मोमेंटम ऑफ फोटोन। और बात समझने की कोशिश करो। सो व्हाट इज दिस? दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का क्या मोमेंटम है? और आप देख रहे हो है बराबर न्यू होता है c बाय लैम्डा, c and c will c and c beta will cancel out, and you are seeing that the momentum of the photon, जिस momentum से photon बाहर आता है, it is h by lambda, और ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और h पे डिपेंड करता है। ये क्लियर? अच्छा, ये वो रिक्वायरमेंट है। तो लिखिए, when the electron de-excites, when the electron de-excites from higher energy reaches, when the electron de-excites from higher energy reaches to lower energy reaches, a photon is emitted. A photon is emitted due to which the atom gets recoiled, due to which the atom gets क्या? Recoiled, full stop। recoiling emitted due to which an atom gets recoiled, full stop। Recoiling is possible because the photon shears
some energy because the photon shares some energy of the total evolved energy with the atom. With the छठी क्लियर छा कोई तो ही कॉपी मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना है रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होती है p²/2m ठीक छा अब m². सो जो हम लिख रहे होते हैं ना डेल्टा ई होता है h न्यू सो सपोज मगर देमिश इज गिवन कांसेप्ट्स ना हां नेग्लेक्ट करते हैं अदरवाइज इट इज देयर एंड रिक्वायर्ड इंडस्ट्री क्लियर ओके बेटा. चलिए इसके बाद हेडिंग दे दो बेटा शॉर्टकमिंग्स ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम और द ड्रॉबैक्स. Number first, it is only valid शाबाश कहा मैंने for hydrogen and hydrogen like species. It is only valid for hydrogen and hydrogen like स्पीशीज समझता है. देखो अगर आपको याद होगा बेटा कल मैंने आपको बताया W.B. हाउस्टन ने रिडबर्ग्स कांस्टेंट निकाला. उसने निकाला रिडबर्ग्स कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन. पाछे पता मैं क्या लिख रही हूं हीलियम मगर पॉजिटिव. हीलियम पॉजिटिव से क्या बन गया सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. क्या बन गया तो इट इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. मतलब अगर आपको लिथियम के लिए अप्लाई करना है ना लेकिन उसको होना चाहिए 2 पॉजिटिव. अगर आपको इस सोडियम के लिए अप्लाई करना है ना तो सोडियम होना चाहिए 10 पॉजिटिव. बात समझ रहे हैं क्लियर. अच्छा तिल है से हाइड्रोजन मॉडल या बोर बॉन्ड ला पड़ा. अदरवाइज है इस्तेमाल करे तो जितनी भी मैकेनिक्स के वेलोसिटी रेट या जो भी निकाला है वो तब है पॉसिबल जब ये कंडीशन नहीं है तो यू कैन नॉट यूज इट. ठीक है नेक्स्ट नॉट इवन हीलियम क्या लिखा इट इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. नॉट इवन हीलियम He को नहीं He पॉजिटिव. बात समझता है. अगला it fails to explain the relative intensities of the spectral lines. कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस ब्राइट है कुछ डार्क है कुछ इंटेंस है ये इसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा. बात समझ रहे हो. इट फेल्स टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस. ठीक छा नेक्स्ट एम क्यों उसमें ऑर्बिट सर्कुलर. कुछ टाइम के बाद इवैल्यूएट किया तो पता लगा कि ऑर्बिट दरअसल इलिप्टिकल है. किसने बोला सोमरफील्ड. लिखो इट कंसिडर्ड ऑर्बिट्स टू बी सर्कुलर. It considered orbits to be circular, but according to Sommerfeld, they were elliptical. Next. It fails to explain the fine structure of some spectral lines. It fails to explain क्या? ठीक फाइन स्ट्रक्चर थे मुझे क्या. अगर तो याद आशा रात पर मैं तुझे बोल बालमर ने पहले जो वेवलेंथ देखी थी वो दैट वाज H अल्फा लाइन और H इंफिनिटी लाइन. तो मैंने बोला H अल्फा लाइन बेटा 656 नैनोमीटर थी. बोला कि नहीं. लेकिन रियलिटी में जब देखा गया ना इसको आई थी पूछा क्यों स्पेक्ट्रल लाइंस तिम नजदीक जुड़े
that was sui khorasan. Rydberg's constant was not constant. It was actually a variable. तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू लेना था ना उसके लिए हाइड्रोजन के लिए, तो वो उसने सही नहीं लिया, इसलिए बोर ने धोखा खा लिया. तो पीछे आकी लाइन, मगर उस नहीं आकी लाइन. They were closely spaced 6 spectral lines. तो फाइन स्ट्रक्चर जो है, माइन्यूट स्ट्रक्चर, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट it fails to explain the appearance of large number of spectral lines. It fails to explain the appearance of क्या large number of when source is subjected to electric field and magnetic field. When source is subjected to क्या electric field and magnetic field. तो ऐसे बोलूंगा कि अच्छे नाव पे वहां. हाँ, अगर इलेक्ट्रिक, देखो दरअसल स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना. इसमें असल में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड है इसमें. तो मुझे बताओ, जब आप स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे, अच्छा पानो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम करना इंटरैक्ट, तुम करना डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोला गया स्टार्क इफेक्ट. तो इसने स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन, स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है. क्लियर? अच्छा, और बेटा अब देखो इसका इन स्पेक्ट्रल, इसको मत पता थी दलील क्या है. देखो स्पेक्ट्रल लाइंस के एतबार से देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट, इफेक्टिवली अगेन फोर्स को जवाब मिलेगा, और वो फोर्स फिर से डिविएशन दिखा सकता है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रल लाइंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पोल ज्यादा डिफ्लेक्ट हो सकती है. तो इस इफेक्ट को बेटा क्या बोला गया, ज़ीमन इफेक्ट. ठीक है, यम चीज देखनी बहुत समझ एक्सप्लेन करें. अच्छा ठीक, एक और पॉइंट ड्रॉबैक. He considered nucleus to be stationary, but nucleus rotates on its own axis. Clear? अच्छा, और ठीक है ना, न्यूक्लियस रेस्ट पे नहीं है, और आपने कल देखा रिडबर्ग की बात है. ठीक है बेटा, clear? अच्छा, these are the drawbacks and I'm done with last वाला. He considered nucleus to be stationary, which actually rotates on its own axis. अच्छा ठीक, तेरा क्वेश्चन एक करो बेटा, छोटा सा पूछ पढ़ उसका नहीं. For a given spectral line series, for a given spectral series, the ratio of, for a given spectral series, the ratio of maximum wavelength to minimum wavelength will be, ratio of maximum to minimum wavelength, किसी भी, for a given, for any general spectral series. Sure. अरे पढ़ा है आपको, ज्यादा सोचो मत, कल ही देखा कैसे. हाँ, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा बताओ. 2:1 कितनी, चलो देखते हैं. नो सी, मुझे बताओ किसी भी सपोज लाइमन सीरीज की बात करेंगे, ठीक है बेटा, लाइमन की बात, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या रही, ट्रांजिशन नजदीक होना चाहिए कि दूर, नजदीक है ना. नजदीक ट्रांजिशन क्या है समझना, नहीं नजदीक होगा n+1 से n की तरफ, इमीडिएट को सुई, या 1 जैसे आप कह रहे हो 2 से 1. मुसीबत वाला क्या होगा, जब ना वेवलेंथ आएगी मिनिमम,
इंफिनिटी टू यही होगा, यही होगा। तो अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर शेल कोई स्पेक्ट्रल सीरीज है जिसमें रिसीवर शेल है शेल नंबर n, तो जनरल करना है ना, तो मैक्सिमम आएगा ना n+1 से n, मिनिमम क्या आएगा इंफिनिटी से n। बस रेशियो लेना है कुछ। इस वाले केस में बेटा 1/λ मैक्स आएगा r z स्क्वायर इनटू 1/n1² माइनस 1/n2² आएगा किधर 1/n² माइनस 1/n+1+1 ये आएगा। इसी का डिवाइड करते हैं डायरेक्टली 1/λ मीन सुधी ना भाई r z स्क्वायर, हाँ लैम्डा मीन के वक्त ये आएगा किधर 1/n² माइनस 1/, और यही होगा कि नहीं, आपको सवाल पूछा गया था रेशियो ऑफ लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मीन, तो ये और ये कट गया बेटा, कटेगा ना, तो कुछ हिरकिन क्या भाई मैं बता हिरकिन क्या एलसीएम ये ना n² थे n+1² इसका मल्टीप्लाई कैसे हो व्हेन n+1² माइनस n² बनेगा, और यहाँ पर 1/n तो खत्म हो गया, अगर सिंपली 1/n², सो से नहीं ये मैसेज छे ना कितना, तो यहाँ पर देखो बेटा इट विल बी n² + 1 + 2n माइनस n² डिवाइडेड बाय n+1² है ना, ये कटेगा फिर से इसके साथ, शॉर्ट में आंसर आ रहा है 2n+1 डिवाइडेड बाय क्या n+1², मगर ये क्या ये ऊपर खसेगा, ये अगर लैम्डा मीन बाय लैम्डा मैक्स, लैम्डा मीन बाय लैम्डा, मगर हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेसिप्रोकल, हमें चाहिए लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मीन, एंड दैट इज इक्वल टू n+1² डिवाइडेड बाय 2n प्लस ये है एंट्रेंस सवाल, ठीक है। आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच।